Okay, so today we are taking some homework in the last class, right? Okay, so before we go with that, so today I want to just place given that is taking place on Friday next week. We are informed about that, right? Friday को क्लास का नहीं हमारा वेट होगा अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? बेटा, आप लोग को आवाज़ आ रही है? मैं कितनी बार पूछ चुकी, आप में से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? यस मैम। क्या आप गुस्से की ज़बान ही समझते हैं कि टीचर बार बार बोले और फिर आप उसे जवाब देंगे? वेरी बैड। सब लोगों को जूम में लिंक मिल गया? यस बेटा, आप लोगों ने आपस में शेयर कर लिया हुआ? बच्चे, आप लोगों से ही बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने आपस में यस लिंक मैम, ग्रुप में सेंड कर दिया है, ग्रुप में सेंड कर दिया था। हाँ, तो इसके लिए बार बार क्यों पूछना पड़ता है? आप लोग जवाब क्यों नहीं देते एक बार पूछने पे? प्रीवियस लेक्चर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। बच्चे, आप लोगों ने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं पिछले लेक्चर्स? मैम अभी कर रहे हैं स्टार्ट। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के तो क्विजेस भी कैंसिल हो गए हुए हैं ना, तो अभी अब स्टार्ट कर रहे हैं। कितने लोगों ने लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं? अपने हैंड्स रेज करें। मैम अभी शुरू किए हैं प्रिपेयर करना।
कितने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं? बेटा अगर लेक्चर प्रिपेयर करना स्टार्ट किए तो कितने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं? बेटा सब लोग अपने वीडियो लिंक्स जो है ना वो ऑन करें, एवरी वन ऑफ यू, और मुझे दोबारा ना कहना पड़े। प्रीवियस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई थी? बेटा आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर की समझ आई थी, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था? यस मैम। मैं कुछ भी पूछ लूं, कुछ भी मैं पूछ लूं? कौन सी जो है हम सोनोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं किसी भी जो है डायग्नोस्टिक इमेज को की फॉर्मेशन में, जो है डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजीज कौन सी यूज करते हैं? बेटा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कौन सी डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं सोनोग्राफिक इमेज को एक्सप्लेन? ऑब्स्ट्रक्टिव होती है गायनेकोलॉजी। बेटा मैं टर्मिनोलॉजीज पूछ रही हूँ, एक इमेज है मेरे पास, लीवर की इमेज है, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगी? मैम हाइपोइकोइक, हाइपरिकोइक, एनीकोइक। आइसोइकोइक और एनीकोइक। कौन कौन से अल्ट्रासाउंड के मोड्स होते हैं? मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड कौन से? ए मोड होता है, बी मोड मोड, होता है, एम मोड और ए मोड। कौन कौन सी प्रोब्स यूज करते हैं फॉर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन? कर्वी लीनियर होता है, फेस्ड एरे होता है, और लीनियर होता है, ट्रांस एसोफेजियल। और कौन सा होता है? बेटा मेनली और कौन सा होता है? मैम एंडोवेजाइनल प्रोब। मैम पेंसिल प्रोब होता है एंडोवेजाइनल के लिए और रेक्टम। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। मेरी लीनियंसी का आप लोग ये फायदा उठा रहे हैं कि आप लोग पढ़ने का नाम नहीं ले रहे। कहाँ कहाँ पे यूज होती है मेडिकल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग? कौन कौन सी जो है डोमेन्स में यूज होती हैं? बेटा आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कौन कौन सी डोमेन्स में अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूज होती है? मैम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट दोनों में यूज होती है, जैसे हम लेप्रोस्कोपी में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बेटा मुझे डोमेन्स बताओ, मेडिसिन में होती है, सर्जरी में होती है, कार्डियोलॉजी में होती है, रेडियोलॉजी में होती है, ये जवाब दो ना। आप लोगों के का हाल यही है कि आप लोगों से सख्ती से पेश आया जाए, फिर जाके आप लोग पढ़ना शुरू करोगे। कोई एक स्टूडेंट जो है वो नहीं कर रहा ध्यान से ये चीजें पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, समझने की कोशिश नहीं कर रहा, क्या फायदा है फिर मेरे आप लोगों को इस तरह से लीनियंट होने का? मेरा क्या फायदा है कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर कौन से ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं? बेटा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर किन ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं? फ्रॉम वॉइस साइड। लड़कों से पूछा है मैंने क्वेश्चन। मैम जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हम लोग लो पेनिट्रेटिंग। बेटा मैंने कहा है कि लड़कों में से कोई जवाब दे, बच्चियां अब जवाब ना दें। ओके मैम। अब्दुल मनान खान, फैसल सईद। यस मैम, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर जो है मेरे ख्याल में जो डीप ऑर्गन्स होंगे उनके लिए। हाई फ्रीक्वेंसी डीप के लिए यूज होता है? यस मैम।
हाई फ्रीक्वेंसी हम डीप ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं। ओ हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं है। अच्छा मैम ये सुपरफिशियल मतलब जो करीब होंगे ऑर्गन्स उनके लिए। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद रऊफ, जवाब दें कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी? बच्चे, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं सुपरफिशियल के लिए हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब। एक बात आप लोग मेरी ध्यान से सुन लें, पढ़े या ना पढ़े, मैंने वाइवा पास नहीं करना आप लोगों का, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो कम से कम मैंने अपनी के लिए सुपरफिशियल मेरा वो माइक मैम इशू कर रहा है काफी ज्यादा नेट का अभी तो issue नहीं है। कर ये एक जो है ना, ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है। मैंने 4 5 6 लड़कों के नाम लिए, सबके माइक इशू कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। जिस बच्चे ने मुझे वाइवा में रिस्पॉन्ड ना किया तो मैंने छोड़ना नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी कमाई हराम नहीं करनी, ठीक है? ये आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें कि मैंने माफ नहीं करना। अगर मैं आप लोगों को बर्डनाइज नहीं करती, मैं आप लोगों को तंग नहीं करती, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँ, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल उस सब्जेक्ट पे ध्यान ही ना दें, ठीक है? अभी तक मुझे किसी एक लड़के ने नहीं बताया कौन से सुपरफिशियल ऑर्गन्स के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करते हैं। मैम स्किन के लिए करते हैं, स्किन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, लिगामेंट्स और ऑर्गन्स मैंने पूछे बेटा। मैम लिवर सुपरफिशियल ऑर्गन है। मैम ये कौन सा शहजादा है जो ये नहीं थायराइड नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? पिछला लेक्चर आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 4 सेमेस्टर में पहुंच गए और जिम्मेदारी नाम का की चीज ही नहीं है आप लोगों में कि भाई जो पढ़ाया है वो तो पढ़ लो। कितने लोगों ने पिछला लेक्चर पढ़ा था? अपने हैंड्स रेज करें जिन्होंने पिछला लेक्चर पढ़ा और उसको मेमोराइज किया, अपने हैंड्स रेज करें। 27 स्टूडेंट्स में से कोई एक बच्चा जो है वो हैंड्स रेज नहीं कर रहा। बेटा ये तो मैं आप लोगों से जो है ना वाइवा में पूछूंगी, और मैं सर से भी बात करती हूँ कि ये हाल है आप लोगों का कि घर है कि आपको कोई दुनिया जहान का काम नहीं है, और एक आप लोगों को पढ़ने का काम है वो भी नहीं आप कर रहे और रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैंने जो आज वाला लेक्चर प्रिपेयर किया है ये मैं आप लोगों को डिलीवर करूं। मेरा ये दिल कर रहा है कि सब लोगों को असाइनमेंट्स दूं, ठीक है, और फिर वो भी दूं पावर पॉइंट पे, और नेक्स्ट जो भी लेक्चर होना उसमें से मैं आप लोगों से प्रेजेंट करवाऊं। ये ऑप्शन ठीक है? बताएं मुझे, ये ऑप्शन ठीक है सब लोगों के? सॉरी, इस दफा एक्सक्यूज मैम आप कर दें, अब नेक्स्ट टाइम आपको पूरा रिस्पांस देंगे और नेक्स्ट लेक्चर भी पूरा तैयार करके आएंगे। सॉरी मैम। बेटा मुझे सिर्फ एक लेक्चर प्रिपेयर नहीं चाहिए, मैम आपको सारे मिल जाएंगे मैम, आपको सारे, आप थोड़ा सा टाइम दे दें। अब मैं आप लोगों को समझती थी, जिम्मेदार बच्चे समझती थी। मैं ये सोचती थी कि अब जो बाकी हैं वो इररिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं जो मेरे पास है, लेकिन एटलीस्ट ये क्लास जो है ये पढ़ने वाली क्लास है। मुझे काफी टाइम से, क्या काफी टाइम से? इस टाइम आप एक्सक्यूज कर दें, नेक्स्ट टाइम आपको लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर मिल जाएंगे आपको, आप सुन सकती हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि आप लोग अपने जो है ना 1% जो है अपने माँ बाप की जो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उस 1% को आप हलाल नहीं कर रहे।
पता है आप लोगों को ये? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप अडल्ट हैं, अब आपको तो कोई समझाने वाला नहीं है, आपको खुद आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैम नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। बेटा मुझे अगर नेक्स्ट टाइम कंप्लेन मिली तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अपने उसूलों की बहुत पक्की हूँ। मैं अपनी तरफ से 100% बल्कि 110% देने की कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से स्टूडेंट्स तंग ना हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो फेल हो रहा होगा तो उसे पास करके मैं जो अर्निंग कर रही हूँ ना, मैं उसमें कम अज़ कम खयानत नहीं करूँगी। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। मैम नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे मैम। आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि सप्ली के धब्बे लगवा के आप लोग कैसा फील करेंगे। आप लोगों को अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जिन्होंने आप लोगों को जो अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों के पढ़ने घर में क्या काम होते हैं? आप लोगों को पढ़ने का ही काम होता है ना, और तो कोई काम नहीं होता। तो सच में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा अफसोस है। आई रिमेम्बर आई वॉज इन 4th सेमेस्टर में, जब 4th सेमेस्टर में थी, मैं अपना 1 मिनट ज़ाया नहीं करती थी कि कहीं मेरा जो है वो टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। मेरे ग्रेड्स अच्छे ना आए तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी कि वो मुझ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं उनको आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। आप में से हर बच्चे को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैंने फील किया है कि आप लोग जो है वो लीनियंसी का जो है ना वो गलत फायदा उठाते हैं। आप समझते ही नहीं है कि भाई टीचर मेहनत कर रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर दे। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? क्यों नहीं उन्होंने लेक्चर अटेंड किया? बेटा कोई एक बच्ची जो लिंक शेयर करती होती है ग्रुप में, वो कहाँ है? मैम ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है पहले ही। मैम लिंक शेयर कर दिया था ग्रुप में, अब पता नहीं क्यों नहीं आए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग जो हैं प्रेजेंट जो हैं वो मुझे अटेंडेंस दें तो उनको मैं बाद में देखूंगी। अब्दुल बसीर कोतानी जी बेटा। मैम आपका जो लास्ट वाला लेक्चर था वो मिला नहीं है हमें, मतलब आपने मेल ही नहीं किया वो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर मिला? नो मैम नहीं नो था मैम हमारे पास, नहीं मिला, इसलिए नहीं पढ़ा हमने। नो मैम नहीं मिलेगा। आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं आपको साथ साथ ही लेक्चर शेयर कर देती हूँ। अगर नहीं भी मिला तो मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी जो है अभी अटेंडेंस बोलते हैं। अब्दुल बसीर कोतानी, अब्दुल मनान खान, बेटा अपना हैंड्स हाथ रेज करते जाएं। ठीक है, अकबर अब्बास, आमना बशीर, आमना हसीब, मैम आमना बशीर, मैम अकबर अब्बास, आमना हसीब, आमना हसीब नहीं है। अनम फातिमा, बेटा अनम फातिमा भी नहीं है। अक्सा अरशद, काजिया वसीम, हाफिजा फिजा नहीं है। हमना इफ्तिखार, यस मैम, हिरा बिन्त रज़ा नहीं है। हिरज फातिमा, निरम साबिर, किमजा जमील, बेटा किमजा जमील है? प्रेजेंट मैम।
लाइबा अबरार, माहम, प्रेजेंट मैम। तालिब, मारिया मुनीर, प्रेजेंट मैम। मरियम आरिफ, मरियम आरिफ, मरियम सलमान, मरियम सलमान। बेटा ये मैं आप लोगों को बता दूंगी, 5, 10, 15 या 20 मिनट जो बच्चा लेक्चर लेता है मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूंगी, प्रेजेंट मार्क नहीं होगा, ठीक है। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मैम। अहमद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल सईद, मोहम्मद रऊफ, बेटा मोहम्मद रऊफ है। प्रेजेंट मैम। नहीं है। निशा लैला, नूर नवाज, मैं प्रेजेंट हूँ, मोहम्मद रऊफ। राना मोहम्मद मोइजुल हक, प्रेजेंट मैम। रिदा ज़ाहरा, प्रेजेंट मैम। रिजा हालिद, रिजा हालिद नहीं है। निमशा, प्रेजेंट मैम। साबित अली, सिमाम, सरोज सिमाम भी नहीं है। सीमा महबूब, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबहानी, प्रेजेंट मैम। सैयद इक़्तिदार अली शाह, सैयद इक़्तिदार अली शाह भी नहीं है। तहमीना, तहमीना भी नहीं है। तूबा फयाज, प्रेजेंट मैम। मैं भी नहीं है। जरवा गोहर, जिशान अली, प्रेजेंट मैम। जिशान अली, प्रेजेंट मैम। जोनिश खान बलोच, जुबिया कुलसूम, ठीक है बच्चे। अब्बास की लगा दे मैम, नेट मेरा चला गया था मैम। मेरी अटेंडेंस नहीं है जुबिया। बेटा चुप कर जाए। अब मैंने लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है। 27 पार्टिसिपेंट्स थे जब मैंने जो है वो लेक्चर स्टार्ट किया, और जब अटेंडेंस स्टार्ट हुई तो 33 हो गई, ठीक है। तो अब जिसकी होनी थी हो गई, अब लेक्चर ले उसके बाद क्लास में मैम सुन लिया करें टीचर को सुन लिया करें। जिस टाइम चेक करके प्रेजेंट मार्क कर दूंगी। लेक्चर की तरफ आते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मैम बहुत शोर है आपकी तरफ से, कुछ समझ नहीं आएगा। बेटा एसटीडी में बेटा एसटीडी में यही शोर होता है, इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सबके लिए है शोर। आप लोग जो आपके लेटर ऑन सेमेस्टर्स हैं उसमें आप बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस भी पढ़ेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी पढ़ेंगे, नॉन आयोनाइजिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी आप लोग जो है वो देखेंगे। अब हमने तो ये पढ़ लिया कि भाई अल्ट्रासाउंड जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशंस में, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में, थायराइड में, एब्डोमेन में, और इन सारे जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड एक टेस्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ इफेक्ट्स भी हैं
वो क्या इफेक्ट्स है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन की तरफ आए, आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस मैम। अल्ट्रासाउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप लोगों को पहले भी पता है कि साउंड वेव्स यूज होती हैं। लेक ऑफ नॉलेज अब अल्ट्रासाउंड क्लिनिकल यूजर्स ऑन। अब जो क्लिनिकल यूजर्स हैं जो अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, उनका जो लेक ऑफ नॉलेज है वो किस पे इफेक्ट होगा? आउटपुट पे, बायो इफेक्ट्स पे, सेफ्टी पे, बोथ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अब्रॉड, ठीक है। हर जगह ही ये नहीं होगा कि मैम मैम काइंडली आप मुझे प्रेजेंट मार्क कर दें, मैं जरा आउट ऑफ टाउन आया हूँ और सिग्नल का काफी ज्यादा इशू है। बेटा आप लोगों को, आपको बेटा मैंने कहा है कि जब मैं लेक्चर दे रही हूँ, जब मैं स्लाइड के दरमियान में हूँ, तो उस वक्त प्रेजेंट मार्क करवाने मत आया करें। आप एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैम वो तो ठीक है, असल में ना सिग्नल, मैं जिस जगह पे आया हूँ ना जहाँ पे सिग्नल बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी बोल दूं। बच्चा बोल रहा है ये? मैम सरोज। मैं आपको चेक करके मार्क कर दूंगी। फिलहाल जो है वो लेक्चर में डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें, ठीक है। ठीक है बच्चे, मैं आपसे कह रही थी कि हर जगह ही अल्ट्रासाउंड के इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए, जो अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन जो 2 से 3 बार अपना जो है वो करवाती हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। कुछ कंट्रीज में मोर देन 10 टाइम्स भी कराती हैं। वो मोर देन 10 कौन से हैं? जहाँ पे पूर हेल्थ सिस्टम है, ठीक है। बेटा ये 16 लोगों ने क्यों हैंड रेज किए हुए? अपने हैंड्स जो है वो डाउन कर दें, ठीक है। सम कंट्रीज की अगर बात की जाए, जैसे मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगी कि यहाँ पे इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब तो हम अफगानिस्तान से भी नीचे आ चुके हैं, मालदीव से भी नीचे आ चुके हैं, नेपाल से भी नीचे आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान दिन ब दिन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनता जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों कहलाता है। वो इस वजह से कहलाता है कि वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम और वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो जितना डाउन जाता है उतना ही वो लिस्ट में नीचे आता जाता है। समझ आइए मेरी बात? यस मैम। यस मैम। अब मैंने अपने 2, 3, 4 साल की ट्रेनिंग में मैंने एक ही खातून के एक दिन में 4 अल्ट्रासाउंड होते देखे, ठीक है। नेक्स्ट डे वो फिर आई होती थी, फिर नेक्स्ट डे आई होती थी। कसूर उस खातून का नहीं है, कसूर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का है, जो उसको बार बार ये रिकमेंड करता था कि जो जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, जो जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, ठीक है। अब वो जो इतने बार अल्ट्रासाउंड होते हैं उनका डोज इफेक्ट क्या है? बेसिकली आज तक तो हम यही सुनते आए ना कि साउंड वेव्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसे ही है। अब हमने इन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को हमने पढ़ना क्यों है? मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड हाउ डू दे ऑकर? अब पहले तो ये देखना है कि होते कौन से हैं और हैपन कैसे होते हैं। हाउ कैन दे बी प्रिडिक्टेड एंड प्रिवेंटेड, ठीक है। उनको कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हाउ डिड दे हेल्प इन डेवलपिंग अदर टेक्निक्स, ठीक है। वो कैसे मदद करते हैं दूसरी टेक्निक्स को डेवलप करने में। एग्जाम्पल्स ऑफ सम रिपोर्टेड इफेक्ट्स एंड इफ देयर रिलेशनशिप विद अल्ट्रासाउंड इज प्रूव्ड और नॉट येट। रिपोर्टेड जो हमारे पास इफेक्ट्स आए हैं, हमने देखना है कि उनका तल्लुक अल्ट्रासाउंड से है या नहीं है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, अल्ट्रासाउंड क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वेव्स है that are above the human hearing more than 20,000 hertz. They are produced by converting the electrical signal into mechanical energy. Basically use जो प्रोब में आ रही है वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से ट्रांसफर होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का पॉइंट क्लियर हुआ है कि साउंड वेव्स अगर ट्रांसफर हो रही हैं,
साउंड वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं, तो उनका स्टिमुलस क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वहाँ पे हीट होगी। अगर आपके घर में 10-12 घंटे बल्ब ऑन रहता है तो वो भी गर्म होता है कि नहीं होता? यस मैम। रहता है ना? हाँ, तो ऐसे ही है। हाँ, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करें, जस्ट लाइक योर सेल फोन। अगर आप अपना सेल फोन मुसलसल यूज किए जा रहे हैं तो उसमें क्या है? उसकी बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या प्रोड्यूस करना है? हीट प्रोड्यूस करनी है। तो यही बेसिक फिनोमेना आप समझ लें कि इस हीट, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने अल्ट्रासाउंड पे कैसे इफेक्ट करना है। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द बेस। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसके सारे इफेक्ट्स को समझेंगे। When transmission is through biological tissues and under certain conditions they may cause biological effects. ठीक है, अब हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं वो बायोलॉजिकल टिश्यूज हैं और सर्टेन कंडीशंस में जब वो इफेक्ट करते हैं तो वो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कॉज करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेफ्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्ट्रासाउंड की सेफ्टी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके घर के अंदर से आपकी सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका गेट नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके अराउंड, तो ये आपकी सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं ना। इसी तरह हमने देखना है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अल्ट्रासाउंड को इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ultrasound energy or the total acoustic output power emitted by the equipment। ठीक है, हमने ये देखना है कि क्या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हम उतनी दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा देंगे तो भी इफेक्ट होगा, थोड़ी देंगे तो भी इफेक्ट होगा। तो यू हैव टू बैलेंस दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्ट्रासाउंड सेटिंग, टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, गलत ट्रांसड्यूसर लगा है तो भी मसला हो गया है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ टिश्यू अल्टर द एक्विस्टिक आउटपुट टू द पार्टिकुलर टारगेट। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं पेनक्रियाज की बात करूं तो पेनक्रियाज के ऊपर क्या आएगा? थोड़ी सी लीवर की लेयर आएगी। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ओमेंटम, थोड़ी सी टिश्यूज आएंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यूज आएंगे। तो उसको उन्होंने क्या किया हुआ? ओवरलाई किया हुआ है। तो जैसे मैंने आप लोगों को नहीं पेनक्रियाज पढ़ाया, बाकी लोगों को पढ़ाया, तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकुलर जब हम ध्यान से यूज नहीं करते टिश्यू के ऑर्गन के जो है वो एग्जामिन ठीक से नहीं करते तो क्या होता है? तो भी इफेक्ट होता है। Ultrasound exposure to the fetus in first trimesters differs significantly between TA and TB probes। ठीक है, जो हम ट्रांस-वेजाइनल प्रोब यूज करते हैं उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। जो ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब यूज कर रहे हैं उसका एक्सपोजर डिफरेंट होगा। ठीक है, क्या कोई बच्चा, मुझे जीनियस बच्चा बता सकता है कि ट्रांस एब्डोमिनल का ज्यादा इफेक्ट होगा या ट्रांस वेजाइनल का ज्यादा इफेक्ट होगा बच्चे पे? मैम ट्रांसवेजाइनल का। वेजाइनल। शुक्र है कोई पहला जवाब आया है। The main thing is tissue composition determines the acoustic absorption coefficients। अब टिश्यू ने क्या करना है? acoustic coefficients को ऑब्जॉर्ब करना है। more proteinaceous tissue more susceptible to thermal injury। जितने प्रोटीन से बने हुए टिश्यू हैं उनकी थर्मल इंजरी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है कि जो प्रोटीन से बने हुए टिश्यू हैं उनको साउंड वेव्स जो हैं उनमें थर्मल एनर्जी है तो वो उन पर जल्दी से जलाएंगी। ठीक है, हायर फ्लूइड एंड गैस कंटेंट मोर सस्पेक्टेड टू कैविटेशनल एक्टिविटी। ठीक है, एक होती है थर्मल इंजरी, दूसरी होती है कैविटेशनल एक्टिविटी। बेसिकली हमारे पास यही दो जो है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स है, यही जो है हमारे पास वो क्या है? साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। टिश्यू सस्पेक्टिबिलिटी, फीटल और एम्ब्रियोनिक। बेटा मैं सारे समझाऊंगी। ओके मैम जी, मैं अभी उसी तरफ आ रही हूँ। 56 स्लाइड्स के, तो हमने अभी सिर्फ नाम देख लो, हम आगे क्या ये करते हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, फीटल और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज रैपिडली प्रोलिफरेटिंग। ठीक है, ये पता है आपको कि जो फीटल और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो रैपिडली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि सस्पिशन है कि अल्ट्रासाउंड उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। अडल्ट टिश्यूज हैव स्टैटिक सेल पॉपुलेशन, जो बड़े हो गए हैं हम, हमारे सेल्स रैपिडली प्रोलिफरेट नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बन चुकी है, हमारे टिश्यूज स्टैटिक हो गए हैं, ठीक है। अब कोई कहे कि उसकी फीमर के जो जॉइंट्स जो नी जॉइंट है या जो हिप जॉइंट है वहाँ पे कार्टिलेज बनेगी, तो इज इट पॉसिबल? यू ऑल आर अडल्ट्स, तो इज इट पॉसिबल कि किसी में आप जाके कार्टिलेज बनना स्टार्ट होगी? हाँ, तो एग्जैक्टली जो बच्चा है, जो बेबी है, तो उसमें तो प्रोलिफरेशन हो रही है, उसमें तो अभी कुछ बना ही नहीं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो कर रहा है। सेफ्टी फीचर्स सच एज हाइपरइमिक रिफ्लेक्स एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू दैट कैरीज द हीट अवे, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स क्या है हमारी बॉडी में कि हाइपरइमिक रिफ्लेक्स होती है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वो हीट को दूर ले जाता है, लेकिन जो बेबी है उसमें इतना ब्लड फ्लो नहीं है, तो वो हीट इनसाइड ही रहेगी बेबी की बॉडी में, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, एक है थर्मल, दूसरा है नॉन थर्मल। थर्मल वो है जो टिश्यू को अफेक्ट करेगा, मैकेनिकल कहेंगे। नॉन थर्मल क्या है? कैविटेशन है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे थर्मल इफेक्ट्स को। Increase in tissue temperature is the most worrying bio-effect associated with diagnostic ultrasound in obstetric, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड क्या है? फीटस का अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो जब वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यही परेशानी वाली बात है कि वहां बायो इफेक्ट इंक्रीज होगा, resulting from transformation of acoustic energy into heat and indirect effect, ठीक है। जो भी acoustic energy साउंड वेव्स बेबी की बॉडी में जा रही है वहां पे उन्होंने क्या करना है? हीट इफेक्ट करना है। मैंने आपको बताया है कि अडल्ट्स में हीट से कुछ कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेबीज जो है वो रैपिडली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, फीटस जो है वो रैपिडली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो उसकी जो टिश्यूज है वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। हाइपरथर्मिया क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर इज एट्रेटोजेनिक फॉर न्यूमरस स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मोस्ट एट रिस्क इज सीएनएस। बेबी के दिमाग में क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। तो कंसीडर ये किया जाता है कि लेक ऑफ कंपनसेटरी ग्रोथ ऑफ डैमेज्ड न्यूरोब्लास्ट्स और डैमेज्ड न्यूरोब्लास्ट्स, ठीक है। तो मोस्ट एट रिस्क क्या है? सीएनएस। समझ आ गई है थर्मल इफेक्ट की? यस मैम। बेटा समझ तो आ जाती है, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पढ़ते नहीं, ठीक है। टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड, अब कभी सुना है कि एक चीज का एक थ्रेशहोल्ड होता है? जस्ट लाइक यू, मतलब आप सब लोग लाहौर से हो ना या पंजाब के एरिया से हो, ठीक है। गर्म एरिया में रहने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब टेम्परेचर जो है वो 45 तक जाता है, तो आप लोगों को लगता है कि यार नहीं, ये जो है ना, ये वाला टेम्परेचर ये काबिल कबूल है, इससे बड़ा तो मैं मर जाऊंगा, इससे ज्यादा गर्मी हुई ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा होता है? यस मैम। यस मैम। इसका ये मतलब है, मतलब जस्ट लाइक अगर 45 से इंक्रीज करता है 50 तक जाता है, तो ऐसे बंदे को फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि नहीं यार, ये अब ना बर्दाश्त के काबिल नहीं है, मतलब अब तो मैंने या चिल्लर के आगे बैठना है या एसी के आगे बैठना है, या बस मैंने जो है ना वो ठंडे पानी से नहाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि वो जो थ्रेशहोल्ड होता है ना, वो जब इंक्रीज कर जाता है तो उस इंक्रीज करने से बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं, ठीक है, हीट वेव से मर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है। तो मेरे बच्चों, समझाने का ये मतलब था कि जब थ्रेशहोल्ड इंक्रीज करता है तो वो क्या करता है? साइड इफेक्ट्स को कॉज करता है। मेरा पॉइंट समझ में आया? यस मैम।
ठीक है, एन इंक्रीज इन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव इज पॉसिबल विद 1 आवर ऑफ एक्सपोजर टू अल्ट्रासाउंड। एक बंदी का एक अल्ट्रासाउंड 1 घंटे का हुआ तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, 2.5 सेंटीग्रेड। अगर एक बंदी की बॉडी का टेम्परेचर 38 था या 37 था तो वो क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब बेबी का टेम्परेचर ऑलरेडी रेज होता है तो बंदी का टेम्परेचर रेज होगा तो क्या बेबी का नहीं होगा? ठीक है, उसने क्या करने हैं, साइड इफेक्ट्स काज करने हैं। टेम्परेचर एलिवेशंस लेस देन 1.5 सेंटीग्रेड नो हैजर्ड। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर एलिवेशन 1.5 से नीचे रहता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एम्ब्रियो और फीटस, एम्ब्रियो और फीटस दोनों के लिए, इवन इफ मेंटेन इंडेफिनेटली। ठीक है, अगर वो मेंटेन नहीं भी है लेकिन 1.5 से नीचे है तो दैट्स फाइन। ठीक है, अब 1.5 डिग्री टेम्परेचर एलिवेशन अबव द नॉर्मल वैल्यू इज कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल थ्रेशोल्ड। लेकिन जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हम सब लोगों का यही हाल होता है कि दर्जा हरारत जो है जब हम 45, 46, 47 होता है हम कहते हैं यार काबिल कबूल है, ठीक है बस ना, हम लोग मतलब ठीक है उसको ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब 50 से ऊपर चढ़ता है तो हम सब लोगों की बस हो जाती है। ठीक है, तो 1 मतलब वो हमारे लिए क्या होता है, एक यूनिवर्सल थ्रेशोल्ड होता है। लेकिन जब वो 50 से चढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, हाँ भाई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, 1.5 से नीचे रहना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसका टेम्परेचर हम कितना इसको दे रहे हैं और ये कैसे नीचे रहेगा? वी विल सी इन लेटर स्लाइड्स। ठीक है, सम साइंटिस्ट्स any positive temperature differential for any period of time has some effect। ठीक है, कोई भी जो पॉजिटिव टेम्परेचर डिफरेंशियल है कुछ टाइम के लिए उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर है। फीटल टेम्परेचर इज 0.5 to 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फीटल का दर्जा हरारत क्या होता है, 0.5 से 1.0। अंडरस्टैंड? ठीक है, हायर देन मैटरनल टेम्परेचर, कॉशन इन अ फेब्राइल मदर। ठीक है, in early pregnancy the entire fetus is within the ultrasound beam, gestational age of 12 weeks। अगर आप देखें तो ये मेरे पास 12 वीक्स प्रेगनेंसी है, ये मेरे बच्चों ये प्लेसेंटा है। ठीक है, अगर प्लेसेंटा इस डायरेक्शन में हो तो इसको कहते हैं इंटीरियर, अगर यहाँ पे साइड पे हो तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर, और बिल्कुल यहाँ या यहाँ पड़ा हो तो इसको कहते हैं लेटरल, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हो इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया इज अ सीरियस कंडीशन, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो पढ़ा नहीं रही, फिलहाल हम स्टिक टू द टॉपिक रहेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब है क्या, अब अगर देखा जाए तो ये बेली है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी है, हेड है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये है बेसिकली हमने इसको क्या करना है, पूरी अल्ट्रासाउंड बीम में ला के हमने सर से लेके इसके बटक्स तक हमने क्या करना है, मेजरमेंट लेनी है। जो मेजरमेंट आएगी हमें अल्ट्रासाउंड मशीन बताएगी कि इस बच्चे की कितनी उम्र है, ये 12 हफ्तों का है और इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है वो ये बन रही है। ये ऑटोमेटिकली मशीन बता देती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो मेरे बच्चों बात ये है कि अब ये तो आ गया, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको मिनिमम एक्सपोजर्स देने। समझ आइए? यस मैम। बेटा आप लोगों का आज का अच्छा खासा लंबा लेक्चर था, लेकिन आप लोगों ने जो है ना मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम आज के लेक्चर में ये कवर कर सकेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग द थर्मल इफेक्ट। ठीक है, कौन से फैक्टर्स थर्मल इफेक्ट को काज करा रहे हैं? टाइप ऑफ प्रोब, अब्डोमिनल प्रोब वर्सेस वेजाइनल प्रोब। अब्डोमिनल प्रोब क्या है? The skin surface is close to room temperature and heat is removed by air convection। ठीक है, स्किन जो है सरफेस जो मोस्ट लाइकली कंसीडर किया जाता है कि जो रूम का टेम्परेचर है, हमारी स्किन सरफेस का भी वही टेम्परेचर है। ठीक है, और हीट को रिमूव किया एंड हीट इज रिमूव्ड बाय एयर कन्वेक्शन। ठीक है, वेजाइनल में क्या है, टिश्यूज आर एट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री।
बेटा बेटा इसमें क्या करूँ अब मैं, यहाँ पे एसटीडी में यही हाल है। अब आप लोग को आवाज़ आ रही है? पीछे से शोर ज्यादा आ रहा है, बहुत अच्छा, शोर फिर है। आप बेटा अभी शोर के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, ठीक है? मैम अब अभी सही है। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि जो भी हमारे ओवरीज हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री होता है, ठीक है? A fixed transducer and target, ठीक है? Higher than expected temperature rise. Active fetus in second and third जो trimester है, ये सॉरी ये गलती से थर्ड एंड थर्ड लिखने हो गया, ठीक है? TES escapes this effect. लेकिन क्या होता है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 7th, 8th और 9th मंथ, उसमें जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है? नॉर्मली 37 रहता है लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है? इसको हमने सेकंड को ठीक कर लेना है, ठीक है? हम मोड्स कौन से यूज़ करते हैं? बी मोड यूज़ करते हैं, एम मोड यूज़ करते हैं, 3D अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं या डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं। प्रीवियसली आई एक्सप्लेन्ड, ठीक है? आप लोगों को अगर याद नहीं है तो देख लीजिएगा। B mode, M mode in 3D ultrasound less likely to give rise to thermal energy in routine practice. ये कंसीडर किया जाता है कि ये थर्मल एनर्जी इतनी काज नहीं कर रहे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड कैन काज सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज। डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेम्परेचर राइज करवाता है, टेम्परेचर राइज टू अबव 41 डिग्री सेंटीग्रेड लास्टिंग फॉर 5 मिनट्स और मोर, ठीक है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाता है टेम्परेचर अगर 5 मिनट से ज्यादा अल्ट्रासाउंड हो। लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं 5 मिनट में कोई डॉपलर अल्ट्रासाउंड नहीं होता, 20 से 25 मिनट तो एक डॉक्टर लेता ही लेता है, ठीक है? मैंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स देखे हैं डॉपलर के होते हुए, ठीक है? अब्डोमिनल आर्टरी का डॉपलर हो रहा है और बाकी सारे जितने भी डॉपलर्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैंने आपको कहा था कि अगर मैंने आपको रीजनल पढ़ाया तो, ठीक है? पोटेंशियली हज़ार्ड्स टू अ फीटस और एम्ब्रियो, ठीक है? ये फीटस एम्ब्रियो के लिए खतरनाक है। पॉसिबल विद स्पेक्ट्रल डॉपलर एंड कलर डॉपलर इमेजिंग, ठीक है? स्पेक्ट्रल डॉपलर और कलर डॉपलर इमेजिंग के लिए ये और ज्यादा खतरे की बात है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हमारे अल्ट्रासाउंड रूम्स में यूज की जाती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर खवातीन आती हैं फीटल कार्डियक एक्टिविटी को दिखवाने के लिए, तो हमारे जो भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने पहले खुद ने ही ढूंढना होता है। उन्होंने क्या करना होता है कि ठक से जो है वो ऑन करनी है मशीन, ठीक है? देखना है कि भाई कलर है, कलर आ रहा है या नहीं आ रहा बेबी में, ठीक है? कलर आ रहा है तो मीन्स के FCA प्रेजेंट है, कलर नहीं आ रहा तो क्या है, FCA एब्सेंट है, ठीक है? तो फौरन से जाके ना मरीज को कहते हैं बस ठीक है जी तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बहुत गलत अप्रोच है, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है और बेबी जो है वो सेंसिटिव टू टेम्परेचर है, सेंसिटिव टू साउंड वेव्स है। तो इसके लिए जो है आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करें, जब भी अल्ट्रासाउंड प्रोफेशनल्स के साथ जाएं तो आप लोगों ने क्या करना है, ये हरकत नहीं करनी। समझ आई? क्या आप लोगों को इतना जो है ना ये प्रोफेशनल एथिक्स आप लोगों को आने चाहिए कि किसी मरीज की जान है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपकी अपनी जान की तरह अजीज होनी चाहिए, ठीक है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर एलिवेशन इज प्रोपोर्शनल टू द वेव एम्पलीट्यूड। अब टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है तो वो किसकी क्यों इक्वल होगा? वेव एम्पलीट्यूड, लेंथ ऑफ पल्स, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी, मैनिपुलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज विल अल्टर द इन सिटू कंडीशंस। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये टेम्परेचर एलिवेशन में अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और कंडीशंस जो हैं इन सिटू को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? रिकमेंडेशंस, आप लोगों ने जो है RST की बुक पढ़ी है? आप लोगों को RST का पता है कौन सी बुक है? मैम अभी नहीं पढ़ी है। बेटा जो एक्सरे की बुक है विशोंग, उसका राइटर है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी अभी? मैम अभी रिकमेंड की है बस बेटा वो एज सुन एज पॉसिबल ले ले, ठीक है? और उसको अच्छे से पढ़े। उसके जो पहले चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इन योर रेडियोलॉजी फील्ड, ठीक है? रिकमेंडेशंस, अलारा
एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ठीक है, थोड़े से थोड़ा और मैक्सिमम गेन, ठीक है। हम बाजार जाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे थोड़े से थोड़े पैसे खर्च होने तक सामान हम ढेर सारा घर लेके जाएं, ऐसे ही है, यस मैम। ऐसा है कि नहीं है? हमें पैसे थोड़े खर्च करने पड़े लेकिन गेन ज्यादा हो, ठीक है, यही चीज है अलारा, यही प्रिंसिपल है, ठीक है, कि हमने थोड़े से थोड़ा लगाना है और अचीव ज्यादा से ज्यादा करना है। देखो मेरे बच्चों, आप सारे बच्चे ज़हीन बच्चे हो, जब आप बाजार जाते हो तो बहुत क्लेवरली पैसे यूज करते हो ना, फजूल खर्चियां तो नहीं करते, क्लेवरली पैसे यूज करते हो भाई, ये ऐसे कर करके, मतलब अगर लड़कों की बात की जाए तो एक जीन्स के साथ वो 10 शर्ट्स पहन लेते हैं, लड़कियों की बात की जाए तो उनका भी यही हाल है, एक जीन्स के साथ कितने ही शर्ट्स बनवा लेती हैं, ऐसे ही है। वहां पे क्विकली माइंड यूज करते हो कि नहीं करते? ये ड्रेस की शेप चेंज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो चेंज हो गया, ऐसे ही। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, जब एक्सरे की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्गन के लिए कितनी डोज रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि फीटस के लिए कितनी डोज हमें रिक्वायर्ड है, मदर के लिए कितनी डोज रिक्वायर्ड है, ब्रेस्ट ऑर्गन्स के लिए कितनी है, थायराइड के लिए कितनी है, टेस्टिस के लिए कितनी है और प्रोस्टेट के लिए कितनी है। यू ऑल गॉट माय पॉइंट? यस मैम। Slow as possible for the least amount of time possible, enough to get adequate diagnostic images. तो हमने क्या करना है, adequately हमने diagnostic images उठानी है। World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology, temperature elevation of no more than 1.5 degrees centigrade above normal physiological levels may be used without reservation on thermal ground. ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या कहता है कि 1.5 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, थर्मल ग्राउंड पे। One thing is transducer self heating, electrical energy is converted to thermal energy instead of sonic energy, ठीक है। Most likely to occur with endocavity probes where the probe is enclosed within the body and can be almost stationary for several minutes. जब हम ट्रांसरेक्टल या ट्रांसविजाइनल या ट्रांसएसोफेजियल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो प्रोब को कई देर अंदर रखते हैं, ठीक है, क्यों? जब तक हमें अपनी डायग्नोस्टिक इमेज नहीं मिलेगी हम तो स्टडी करते रहेंगे। मरीज का क्या भाई, वो तो जानवर है, उसका हम क्यों ख्याल रखें? क्लियरली एक्सप्रेसेस थर्मल एनर्जी ट्रांसएसोफेजियल एक्सेंस, ठीक है। Non-thermal effects, target particles are pushed away from the transducer, acoustic streaming in fluids, cell distortion and lysis. अब मेरी बच्ची, जिस बच्ची ने कैविटेशन का सवाल किया था, ये उसका जवाब है, और बाकी सब बच्चों के लिए भी, कि कैविटेशन बेसिकली मैकेनिकल होती है, जहाँ पे जस्ट लाइक इन फ्लूइड्स, ठीक है, या गैसेस, क्या होता है कि जहाँ पे साउंड वेव आती है वहां से वो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द पुश्ड अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर हो जाती है, ट्रांसड्यूसर से दूर भाग जाती है। बबल रोटेशन एंड एसोसिएटेड फ्लूइड मूवमेंट अलाउंग सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम आगे देखें, ऐसा होता है कि हम जब हमने कोई चीज एग्जामिन करनी है, वहां पे गैस बबल्स है, ठीक है, तो हम उसको जोर से प्रेस करेंगे, उस प्रेशर से उन बबल्स ने क्या हो जाना है, दूर हो जाना है और हमें अपना एरिया इंटरेस्ट मिल जाना है, ठीक है। मेजर फैक्टर इन मैकेनिकल इफेक्ट्स टू अकर गैस बबल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द टिश्यूज, ठीक है, गैस बबल्स प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज में। नो गैस बबल्स इन फीटल लंग्स आर बाउल, रिस्क फ्रॉम द मैकेनिकल इफेक्ट इज मिनिमल, ठीक है। लेकिन जब अगर फीटल के लंग्स और बाउल की बात की जाए तो वहां पे गैस बबल्स नहीं होते। अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एजेंट can act as source of cavitation when injected into the body before ultrasound examination, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कंट्रास्ट एजेंट्स as a source of cavitation यूज करते हैं। नो इंडिकेशन फॉर इट्स यूज इन फीटल अल्ट्रासाउंड। फीटल अल्ट्रासाउंड में हम कंट्रास्ट स्टडीज नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि एक्सरे में हम कंट्रास्ट यूज करते हैं, हम सीटी स्कैन में कंट्रास्ट यूज करते हैं, हम एमआरआई में कंट्रास्ट यूज करते हैं, हम न्यूक्लियर मेडिसिन में कंट्रास्ट यूज करते हैं। कभी सुना अल्ट्रासाउंड में कंट्रास्ट यूज करना? नो मैम। कंट्रास्ट पता है होता क्या है?
क्या होता है? मैम कलर फॉर्म ही होती है मैम जो जिसमें कलर यूज करते हैं हम लोग प्रोमिनेंट करने के लिए, जैसे डॉपलर में हमें जैसे हम कहते हैं कि शायद ये दूसरा हो रहा है। डॉपलर में नहीं होता। जैसे हमने क्या करना है कि मुझे ना एसोफेगस चाहिए, ठीक है। अब ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सा एसोफेगस है और कौन सी ट्रेकिया? तो मैंने प्लाडियम मरीज को बेरियम, ठीक है, बेरियम सल्फेट, तो वो वाइट से कलर का फ्लूइड होता है। जब मैंने उस एक्सरे पे देखना शुरू किया तो वो बड़ा प्रोमिनेंट सा वाइट से कलर का मुझे नजर आना शुरू हुआ। वेसल्स को प्रोमिनेंट करने के लिए जो डाई यूज किया जाता है दैट इज नोन एज कंट्रास्ट एजेंट, ठीक है। ओके मैम। जिस बच्ची ने कहा था ना कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड में यूज होता है, उसका जवाब ये लिखा हुआ, नो रिलेशन टू कैविटेशन, नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सेकेंडरी टू नॉन थर्मल मैकेनिज्म्स, ठीक है, हैव बीन रिपोर्टेड इन ह्यूमन फीटसेस, ठीक है। अब अगर ये देखो तो क्या हुआ, ये है कंप्रेशन, ठीक है, ये है रेयर फ्रैक्शन। शायद ये यहाँ पे क्लियरली नजर नहीं आ रहा, आप लोग को क्लियरली नजर आ रहे हैं ये तीनों वर्ड्स? नो मैम, वर्ड्स वो इतने मैम क्लियर नहीं पता चल हम रहे। जूम कर लेते हैं। Regions of compression and rare fraction are created in the medium. ये compression है और ये rare fraction है, ठीक है। Increase and decrease in pressure alternatively. कुछ जगह पे हम प्रेशर कंप्रेशन ज्यादा करते हैं, कुछ जगहों पे कम करते हैं। गैस बबल फॉर्म एंड ग्रो अंटिल क्रिटिकल साइज देन कोलैप्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ पे हम कंप्रेशन थोड़ा देते हैं या ज्यादा देते हैं वहां पे गैस बबल्स बनना शुरू होते हैं, और गैस बबल्स यहाँ पे बनना शुरू हुआ, यहाँ पे ग्रो होना शुरू हुआ, यहाँ पे ग्रो होना शुरू हुआ, और यहाँ पे जाके क्या हुआ, फुल ग्राउंड हुआ। इससे ज्यादा ये बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ जाके ये कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जनरेट्स द एनर्जी फॉर मैकेनिकल इफेक्ट्स, मैकेनिकल इफेक्ट्स के लिए इसने क्या की, एनर्जी जनरेट की, ठीक है। थर्मल इंडेक्स, TI इज थर्मल इंडेक्स, ठीक है। An indicator of the temperature elevation possible at a particular equipment setting, ठीक है। लड़के सो गए सारे? नो मैम। फेसबुक ब्राउजिंग कर रहे हो या ट्विटर ब्राउजिंग या इंस्टा ब्राउजिंग कर रहे हो? समझ आ रही है? मेरे बच्चे समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोगों में से अपनी फील्ड में सक्सेसफुल वही होगा जो अपने आप से सिंसियर होगा, ये मेरी बात याद रखना। और सिंसियरिटी का लेवल क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। An indicator of the temperature elevation possible at a particular equipment setting, इंडिकेटर ऑफ टेम्परेचर एलिवेशन पॉसिबल है जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है। The ratio of acoustic power emitted by the transducer to acoustic power required to produce 1 degree centigrade rise in temperature at a particular equipment setting. 3 subdivisions: soft tissues thermal index, tissue index for bone, adult cranial exposure, ठीक है, in obstetric. Thermal index should be used for first 8 weeks. पहले 8 हफ्तों के लिए हमने TIS यूज करना है। TI क्या है? थर्मल इंडेक्स। और TIB should be monitored thereafter. और बॉन के लिए थर्मल इंडेक्स क्या है उसके बाद हमने उसको देखना है, ठीक है। अब बॉन के लिए क्यों है भाई, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो है कि पहले 8 हफ्तों में जो है वो फीटस बहुत की ग्रोथ नहीं होती, प्रोलिफरेशन हो रही है तो उसको डैमेज हो रहा है। लेकिन बॉन का क्या तलक है, बॉन तो हार्ड सी चीज होती है। लेकिन मेरे बच्चों जो हम EDD निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, वो फीमर लेंथ और आपके जो हेड का सरकमफेरेंस है उसका साइज मेजर करके आती है। तो हमारे डॉक्टर्स ये काम करते हैं कि
जितनी बार मरीज उसके पास जाएगा उन्होंने बोन पे फोकस रखना है और हर बार फीमर लेंथ को और ब्रेन को मेजर कर रहे होंगे, जो हमारी क्रेनियम है उसको मेजर कर रहे होंगे, तो क्या बोन पे साउंड वेव्स इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी बताओ। यस मैम करेंगी। मैकेनिकल इंडेक्स, थर्मल इंडेक्स ऑफ टिश्यूज बोन, एडल्ट क्रेनियल एक्सपोजर ऑफ बोन, ठीक है। ये देखो MI, TIS, TIB, TIC, ये साथ में वैल्यूज दी हुई है और ये वैल्यूज कहाँ होती हैं? ये जहाँ पे हम मॉनिटर पे अल्ट्रासाउंड की इमेज ले रहे होते हैं, ये यहाँ पे होती है, ये इक्विपमेंट के अंदर सेटिंग होती है और जब ये राइज होना शुरू हो जाए तो आपने जो है वो एग्जाम नहीं करना, ठीक है। डी मोड अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। ये मेरे पास एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है और ये फीटस के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। DPD बाइपैराइटल डायमीटर होता है, ठीक है। HC हेड सर्कमफेरेंस होता है, APD, TAD, AC और ये सारी चीजों की मेजरमेंट्स है। इसमें मेरे पास ये देखें अगर लिखा हुआ है 35 वीक 4 डे गेस्टेशनल एज, यहाँ पे आ रही है 39 वीक 4 डे सम डे, यहाँ पे आ रहा है FL फीमर लेंथ होती है, ठीक है। और ये बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको देख लीजिएगा। TIB and MI are displayed in the top right hand corner, TIB 0.2, MI 1.1। इसका क्या मतलब है कि 1.5 से नीचे है ना तो ये वैल्यूज ठीक है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से MCQs में पूछूंगी कि TI और MI की कितनी वैल्यू होगी तो वो ठीक होगी, कितनी होगी तो वो गलत होगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट इमेज में देखो तो ये मेरे पास डॉप्लर इमेज है, ठीक है। ये 39 वीक्स 6 डेज की प्रेगनेंसी है, ठीक है। इसमें ये डॉप्लर किया गया है और इसमें भी 1.5 है और 0.55 है, ठीक है। तो ये भी सेटिंग जो है वो ठीक है। जैसे हमने पढ़ा भी था कि डॉप्लर में ही ज्यादा रोला होता है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर हो रहा है, तो इसमें भी अगर देखो तो ये साइड पे जो है वो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज भी है, उसमें भी आप अगर देखें तो सेम प्रोसीजर है लेकिन वैल्यूज डिफर कर रही हैं, ठीक है। ये देखो कि ये इमेज है, ये 3D इमेज है, ठीक है। इसमें भी हमें MI और TI जो है वो वैल्यूज इंक्लूडेड है और यहाँ से ये ऊपर नीचे करेंगी तो आप लोगों को ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल इंडेक्स क्या था? कैविटेशन थी, एन इंडिकेटर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ कैविटेशन इवेंट्स। डेफिनेशन, मैक्सिमम एस्टिमेटेड इन सिटू रेट फ्रैक्शन प्रेशर और मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर, या तो मैक्सिमम रेट फ्रैक्शन प्रेशर है या मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर है। इन MPa डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। MI मैकेनिकल इंडेक्स इज द थ्रेशोल्ड फॉर HGs टू ऑकर इन माउस लंग, ठीक है। Mechanical bioeffects in humans not reported from currently used diagnostic ultrasound in animals reported raising the concern that there is potential for similar injury in humans. MI should be less than 1.9, ठीक है। MI कितना होना चाहिए? 1.9 से नीचे होना चाहिए और TI 1.5 से नीचे होना चाहिए। Limitation of the thermal and mechanical indices do not consider factors such as duration of examination, ठीक है। Limitations क्या है? Patient temperature, presence of contrast agents, there is probably an underestimation of temperature rise by the thermal index, not perfect the most practical measurements available, ठीक है। ये सारी वैल्यूज है। मैक्सिमम रिकमेंडेड एक्सपोजर्स फॉर एन एम्ब्रियो और फीटस, ठीक है। ब्रिटिश मेडिकल अल्ट्रासाउंड सोसाइटी ने ये रिकमेंडेड जो है वो किए हैं कि 0.60 मिनट्स हम एग्जामिनेशन करेंगे तो 0.7 होगा TI, 30 मिनट करेंगे तो 1.0 होगा, 15 मिनट करेंगे तो 1.5 होगा और 4 करेंगे तो 2.0 थर्मल इंडेक्स होगा, ठीक है। Doppler effects on the fetus in the first trimester, Doppler is different. Acoustic output is much higher in Doppler than in V mode. Acoustic output Doppler में different होता है V mode की निस्बत। 34 week for the ISPTA in V mode versus ये वैल्यूज है, इसको आप कट कर दें, इसको रहने दें, इसकी आपको समझ नहीं आ रही। स्लाइड नंबर जो है वो 33 उसको रहने दें, ठीक है जी बच्चे।
जी बच्चे जरवा। मैम पीछे जो आपने जो चार्ट दिखाया ना मिनट टाइम के लिहाज से जो थर्मल इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, तो अगर टाइम ज्यादा देंगे तो हमारी हीट ज्यादा नहीं होगी? मतलब जैसे 60 मिनट्स था उसका जो थर्मल इंडेक्स था वो कम था, और 4 मिनट्स का 2 दिया हुआ है उन्होंने, जो कि 1.5 से ज्यादा है। तो 4 का कम नहीं होना चाहिए कि ज्यादा कम टाइम है तो उसका जो थर्मल इंडेक्स है वो भी कम होना चाहिए, हीट उसको कम मिलेगी? बेटा ये तो सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू द मशीन होती है ना, और ऑपरेटर डिपेंडेंट होती है। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। वेरी हाई TI 5.7, ठीक है। अगर आप Yes, देखें तो ma'am. TI may be obtained in Doppler mode, ठीक है, not in actual clinical examination. Note that this is a general obstetric setting, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हम इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं कर रहे, ये हमारे पास एक जनरल क्या है सेटिंग है, ठीक है। प्रिकॉशंस, क्लियर इंडिकेशन, लास्ट लिमिट टाइम एंड acoustic output, ठीक है। Excellent diagnostic images can be obtained at low outputs as defined by the TI values of 0.5 or even 0.1. Therefore, the switch on default should be set up such that a low acoustic output power is initiated for each new patient when starting an examination. ठीक है, ये ना हो कि एक पेशेंट को ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड हुआ और जब नेक्स्ट पेशेंट का होने लगा तो पिछले की सारी वैल्यूज उसमें भी ऐड हो गई, तो यू हैव टू रीसेट, ठीक है। जब भी आप नया पेशेंट एंटर करें तो पुरानी वैल्यूज को जो है वो डिलीट कर दें। ओनली इफ इमेजेस आर नॉट सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम अ डायग्नोस्टिक स्टैंडपॉइंट शुड बी आउटपुट बी इंक्रीज्ड, ठीक है। To have the transducer as steady as possible, blood vessels or heart valves are small in comparison to the general body or body size. Being scanned and even small movements will have more undesired effects on the resulting image. ठीक है, using Doppler to listen the fetal heart should be discouraged and replaced by M mode assessment. If Doppler is used, it is sufficient to hear 3 to 4 heartbeats and thus limit the exposure. ठीक है, कुछ लोग ये हरकत करते हैं कि डॉपलर फीटल हार्ट साउंड्स को सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डॉपलर पे, लेकिन ये हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एम मोड असेसमेंट पे जाके उसकी वैल्यूज को देखना चाहिए, QRS कॉम्प्लेक्सेस को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है और उसके चैम्बर से बाकी बॉडी की निस्बत छोटे हैं, तो वो क्या होगा, वो इफेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। बच्चे लोगों का टाइम खत्म होने वाला है, तो वी विल कवर ओनली 40 स्लाइड्स। नेक्स्ट बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। डॉपलर वेलोसिमेट्री इन द अम्बिलिकल आर्टरी, TIB इज 2.0, TIB इज 0.4, ठीक है। एंड द इमेज इज इक्वली डायग्नोस्टिक, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, वो इमेज जो है वो इक्वली डायग्नोस्टिक है। 3D 4D अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट एक्विजिशन टाइम एंड पोस्ट प्रोसेसिंग एनालिसिस, डिक्रीज्ड एक्सपोजर। इसमें हमारे पास क्या है, एक्सपोजर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। TI एंड MI acoustic आउटपुट आर कंपेरेबल टू द TI ड्यूरिंग द B मोड स्कैनिंग, ठीक है। हाउ टू लिमिट फीटल एक्सपोजर एंड सेफ्टी स्टेटमेंट्स, हमने फीटल एक्सपोजर को कैसे लिमिट करना है और सेफ्टी स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए। परफॉर्म अल्ट्रासाउंड ओनली विद अ क्लियर इंडिकेशन, ठीक है। जब एक कंसल्टेंट कहे कि अल्ट्रासाउंड करना है तो करना है, वरना अगर मरीज आप खुद आके कहे कि भाई मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो तो आपने नहीं करना। कीप एक्सपोजर टू अ मिनिमम पावर एंड टाइम, ठीक है। एक्सपोजर थोड़ा रखना है और पावर थोड़ी रखनी है। Compatible with an adequate diagnosis application of the ALARA principle, watch the TI and to a lesser degree the MI on screen. Begin your exam with a low power output and increase only if necessary, ठीक है। एग्जाम हमेशा लो पावर आउटपुट पे करना है और सिर्फ उसी वक्त इंक्रीज करना है जब जरूरी हो। अगर ये देखो तो 3D equation with the orthogonal planes and reconstructed volume, the output power is determined by the equation plane. In general, plane A, since the two other planes B and C and the reconstructed volume are computer generated in this equation, TIS was 0.4. इस इमेज में सारी डायग्नोस्टिक है, कोई मसला तो नहीं है ना, कि हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कौन सी चल रही है, ऐसे ही है। यस मैम। आप लोगों को स्क्रीन अपीयर हो रही है। सरोज सीमा,
ठीक है बेटे, ठीक है, जो रह गया है वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है मैम जी बेटा। मैम आपसे बात पूछनी थी, जैसे थर्मल इंडेक्स आपने कहा कि 1.5 से कम हो तो नॉर्मल होता है। अभी ऊपर अम्बिलिकल आर्टरी का जो था वो थर्मल इंडेक्स, उसमें तो कोई और आ रहा था, मतलब हर किसी का डिफरेंट होगा, मतलब हर किसी चीज में डिफरेंट होगा या फिर सेम ही होगा? जैसे 1.5 से कम होगा तो नॉर्मल होगा वरना नहीं होगा। जब मैंने ट्राइमेस्टर्स की बात की थी, मैंने प्रोलिफरेशन की बात की थी, मैंने जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट की बात की थी, तब मैंने क्या समझाया था, या जब मैंने फीटल हार्ट की बात की तब मैंने क्या समझाया था? कोई और बच्चा जवाब दे दे ताकि मुझे भी पता चले किसी और को भी समझ आई है या नहीं आई। गलत भी आता है तो बता दो, मैं ठीक करा दूंगी। मैम दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जब मैं थर्मल इंडेक्स पढ़ा रही थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस ट्राइमेस्टर में थर्मल इंडेक्स इतना होना चाहिए और फर्स्ट में इतना होना चाहिए और थर्ड में इंक्रीज हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया था कि बेबी की प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है, तो हमने थर्मल इंडेक्स को नहीं देखना, हमने डॉपलर अप्लाई नहीं करना, तब क्या चीजें समझाई थी मैंने? मैम उसमें आपने यही कहा था कि उस वक्त जो उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो सेंसिटिव स्टेज में होता है, तो उस पर ज्यादा रेज इफेक्ट कर रही होती है, तो 1.5 रेज नहीं, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स जो होती हैं, तो उसकी लिमिटेशन होना जरूरी होती है क्योंकि उस वक्त उस पर ज्यादा वो चीज रिएक्ट करेगी। हाँ, तो मेरे बच्चे, जिस बच्ची ने सवाल पूछा था कि हर स्टेज जो है वो थर्मल इंडेक्स वेरी करता है, ठीक है। यस मैम। मैम जो लेस देन 1.5 है वो थ्रेशोल्ड कब है? मैंने क्या शुरू में वैल्यूज बताई थी कि भाई 1.5 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर रहा है। यस मैम, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा ना कि वेरी करेंगी वैल्यू, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि लेस देन 1 जो है वो किस स्टेज में है? लेस देन 5 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बताया ना बच्चे। ओके मैम। जी बेटे। मैम आपने मेरी अटेंडेंस बोली थी, वो शोर था तो मुझे समझ नहीं आई तो मैं बोल नहीं पाई। जी मैम मेरा नाम आपने बोला था लेकिन बहुत शोर था तो मुझे मेरा नाम जो है वो सुनाई नहीं दिया, तो आप योर गुड नेम? जुबिया। जुबिया की तो आई थिंक अटेंडेंस हो गई हुई थी, नहीं हुई बल्कि। बच्चे मैं चेक करूंगी आपने कितनी देर का लेक्चर लिया है। मैम मेरी भी अटेंडेंस नहीं हुई। क्या बच्ची का नाम है? महाजेब। हाँ महाजेब। महजेब, अच्छा महजेब। तो बेटा मैं आप लोग का भी दो बच्चियों का मैं देख लूंगी और सरोज सिमाब का भी। मैम अकबर बात कीजिए। बेटा मैंने कहा ना, मैं देख लूंगी जिन बच्चों ने लेक्चर जो है वो अटेंड किया होगा, जिनका टाइम होगा उनको कर लूंगी, ठीक है। मैम इक़्तिदार का भी चेक कर ले, मेरा कनेक्टिविटी इशू था, मैंने 3-4 दफा ज्वाइन किया है, चेक कर लें। बच्चे मैं कर लूंगी। ओके मैम। अच्छा बच्चे, आप लोग ये कह रहे थे कि मैंने जो है वो आप लोगों को क्या किया कि मैंने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को सेंड नहीं किया। मैं अभी आप लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ। मैम रिकॉर्डिंग्स भी साथ साथ कर दें। बच्चे ये 30th को हुआ था ना? 30th को हुआ था आपका मेरे साथ लेक्चर, जनरल अल्ट्रासाउंड का ना?
रहे थे हमारे से बंदे का ईमेल मिला मैं इसके पास आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ईमेल बच्चे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर की जो है ना रिकॉर्डिंग भी भेज दी है और जो है मैंने आपको कौन से नंबर की स्लाइड काटने के लिए कहा था 33 थी शायद। डॉपलर का कुछ था उसमें शायद। आई थिंक हाँ एग्जैक्टली 33 ही थी डिलीट करना है ठीक है ये हो गया मैं आप लोगों को जो है ना ये मैं आपको सेंड करती हूँ ठीक है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड कंपोज बेटा आप लोगों को आ रहे हैं लेक्चर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर रही हूँ आपको ईमेल्स रिसीव हो रही यस मैम हो गई है। मैंने आप लोगों को अभी वाला बच्चे मुझे मैंने आपको कहा था मुझे साथ साथ याद करा दिया करें मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया करूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ठीक है बेटा आपको मैंने आज वाला लेक्चर भी सेंड कर दिया ठीक हो गया ओके मैम बच्चे अल्लाह हाफिज